हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी फॉर सीजीपीएससी। आई एम वंशिका। आज से हम पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम 2020 से लेके 2025 तक के सीजीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। हर लेक्चर में 25 क्वेश्चंस होंगे, उनका हम आंसर देखेंगे, उनकी थीम देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हम उनको भी कवर करेंगे। ये तो हो गई लेक्चर की बात। अब आपको क्या करना है, जो भी थीम्स मैं आपको बताऊंगी आपको इन थीम्स को प्रिपेयर करना है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे तो सबसे पहले इन थीम्स का रिवीजन करेंगे, इसके बाद रिमेनिंग टॉपिक्स को आप रिवाइज करेंगे। इससे क्या होगा, होलिस्टिकली आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2024 के पेपर से, जो कंडक्ट हुआ था अभी 2025 के फेब में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन एट प्रेजेंट प्रोवाइडेड अंडर प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्या लगता है क्यों पूछा गया होगा? प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया था 2015 में। 2025 में इसको 10 इयर्स कंप्लीट हो रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ यूनियन बजट में इसकी जो लिमिट है उसको बढ़ाया गया था। पहले इसकी लिमिट थी 10 लाख की, इसको बढ़ा के इस साल किया गया 20 लाख। मतलब इसका आंसर क्या होगा, ₹20 लाख। ठीक है, तो आपको इससे क्या एक थीम मिल रहा है कि आपको जो भी स्कीम्स यूनियन बजट में दी गई है या फिर ऐसी स्कीम्स जिनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं वो आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में भी अगर हम एक बार देख लें तो इस स्कीम के अंदर में 4 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है शिशु, फिर है किशोर, तरुण और तरुण प्लस जो एक नई कैटेगरी है उसको ऐड किया गया है। शिशु में आपको लोन मिल सकता है अप टू 50,000 रुपीज। किशोर में आपको लोन मिल सकता है 50,000 से लेके 5 लाख तक। तरुण में आपको लोन मिल सकता है 5 लाख से लेके 10 लाख तक। और तरुण प्लस की लिमिट है 10 लाख टू 20 लाख, जो इस साल न्यूली एडेड लिमिट है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यूनियन बजट में जो भी स्कीम्स दी गई हैं और मेजरली ऐसी स्कीम्स जिनमें कुछ चेंजेस किए गए हों या फिर ऐसी स्कीम्स जिनको 5 इयर्स कंप्लीट हो रहे हों, 10 इयर्स कंप्लीट हो रहे हों या 14 या 15 इयर्स कंप्लीट हो रहे हों, ऐसी स्कीम्स को आपको फोकस करके पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज इज कॉल्ड एज। देखो, अगर आप बायो के बैकग्राउंड से हो या आपका बायो बैकग्राउंड कभी रहा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। बट अगर आपने कभी बायो नहीं पढ़ा है या आपको ऐसा लगता है कि बायोलॉजी आपके लिए डिफिकल्ट है तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में स्किप कर सकते हो। इसका आंसर होगा क्या, स्पीशीज। क्वेश्चन में बोल रहा है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज का क्या मतलब है, मतलब बेसिक सिमिलैरिटीज हो। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस को हम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम होता है ह्यूमंस का होमोसेपियंस। होमोसेपियंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनके अंदर कोई फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हैं कि सबके 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंख हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पीशीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। कैमूर रेंज, अगर आप मैपिंग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये है इंडिया। कैमूर रेंज कहीं सेंट्रल इंडिया में है। ठीक है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। फिर है विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज भी सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन में बच रहा है एक नीलगिरी हिल्स, राजमहल हिल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता कि राजमहल हिल्स कहाँ है, बट नीलगिरी हिल्स ये तो आपको पक्का पता है कि ये साउथ में है। बोल रहा है क्वेश्चन में ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मीट करते हैं ईच अदर को कहाँ पर। ये है वेस्टर्न घाट्स, ये है ईस्टर्न घाट्स। अगर वो दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे तो वो ऐसे पॉइंट पे मीट करेंगे जो साउथ में होगा। तो साउथ से रिलेटेड ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, नीलगिरी हिल्स। तो आंसर क्या होगा, नीलगिरी हिल्स। और राजमहल हिल्स कहाँ पर है, तो झारखंड में। ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं जिनको आप लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने बेसिक सोर्सेज पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल आपने एनसीईआरटीज पढ़ी हैं, आपने स्टैटिक बुक्स पढ़ी हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। आप क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज इज फाउंड एट। फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन कैसा रीजन है, कोल्ड रीजन। अगर हमको किसी भी चीज़ की मैक्सिमम डाइवर्सिटी चाहिए तो हमारे लिए एटमॉस्फेयर या वहाँ का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, स्टेबल क्लाइमेट होना चाहिए, वहाँ रेनफॉल होनी चाहिए, वहाँ सनलाइट आनी चाहिए,
ऐसे जगह पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलेगी। तो अगर टेम्परेट रीजन कोल्ड रीजन है तो यहाँ मैक्सिमम डाइवर्सिटी तो नहीं मिल सकती, ये आंसर नहीं होगा। ट्रॉपिकल रीजन, इसको होल्ड करते हैं। वैसे पोलार रीजन, यहाँ भी एक्सट्रीम कोल्ड है, यहाँ एक्सट्रीम कोल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन बच रहे हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है कि नॉन ऑफ द अबव आंसर होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? ट्रॉपिकल रीजन। एक बार हम सारे क्वेश्चन के ना थीम्स भी लिख लेते हैं साथ साथ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा था स्कीम्स, इसका थीम है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बेसिक जो बायोलॉजी है उसको पढ़ना है। थर्ड क्वेश्चन के लिए आपका थीम है माउंटेन्स। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपका थीम क्या है? ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट या फिर वर्ल्ड क्लाइमेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन विलोपित कर दिया गया था। इसमें पूछा है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लेपर्ड? पैंथेरा पार्डिस। ऐसा जो क्वेश्चन है, अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप इसको एग्जाम हॉल में स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज हैज हाईएस्ट परसेंटेज शेयर इन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ओर्स एंड मिनरल्स। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है या आप थोड़ा भी आंसर तक नहीं पहुंच रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए एग्जाम हॉल में, ठीक है। इसका आंसर क्या है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज गांधार स्टाइल लोन? ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने बेसिक जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है या फिर आपने कहीं से भी हिस्ट्री पढ़ा है तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि जो गांधार स्टाइल है वो इंडो ग्रीक आर्ट है। ये जो आर्ट है ये कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे था, ठीक है। और ऐसे और 2 आर्ट फॉर्म्स हैं या 2 स्कूल ऑफ आर्ट और हैं, जैसे कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्या था? ये प्योरली इंडिजिनस आर्ट था, ये भी कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे था। और जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है ये सातवाहन डायनेस्टी के टाइम पे था। इस क्वेश्चन से हमको क्या थीम मिली? स्कूल ऑफ आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। जब भी हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम आर्टिकल 32 में यही पढ़ते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को बोला था इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सब चीज आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। एग्जाम हॉल में इनमें बिल्कुल टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। आप क्वेश्चन पढ़े, टिक लगाए और आगे बढ़े, ठीक है। इससे हमको क्या थीम मिल रही है? फंडामेंटल राइट्स की। इसके साथ हमको साथ साथ DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज भी थोरोली याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू अन्न दर्पण प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मॉडर्नाइज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज डिपो ऑनलाइन सिस्टम। It will not cover its operations at mandis, mills, depot, because both owned and hired as well as divisional, regional, zonal and headquarters level. ऑप्शन 3 में बोल रहा है कि ये डिपो ऑनलाइन सिस्टम के नाम से भी इसको जानते हैं, और ऑप्शन 4 में बोल रहा है कि ये ऑपरेशंस कंडक्ट नहीं करेगा कहाँ पर? मंडी, मिल्स और डिपोज में। अगर ये डिपोज में ऑपरेशंस कंडक्ट नहीं करेगा तो डिपो ऑनलाइन सिस्टम के नाम से ही क्यों जाना जाएगा? और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली बताया है कि डिविजनल लेवल में भी काम नहीं करेगा, रीजनल में भी नहीं करेगा, जोनल में भी नहीं करेगा और हेडक्वार्टर्स लेवल में भी नहीं करेगा। तो कहाँ काम करेगा फिर? मतलब ये ऑप्शन क्या है? बहुत एब्सर्ड है। ऑप्शन डी नहीं होगा हमारे आंसर में। ऑप्शन डी को हम हटा देंगे। इसमें भी है ऑप्शन डी। हमारे पास आंसर क्या आ गया? ओनली बी एंड सी। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनको देख के आपको बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं डरना है। आपको सारे ऑप्शंस बहुत केयरफुली पढ़ना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पढ़ा है डिपो ऑनलाइन सिस्टम के बारे में। साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन में मेरे को एक नेगेटिव कीवर्ड मिल गया नॉट, तो मैं क्या करूँगी? नॉट को सर्कल कर लूँगी और साथ में आगे ऑप्शन पढ़ी तो मेरे को पता चला कि डिपोज के बारे में बात हो रही है। और इसमें बोल रहा था डिपो का ऑनलाइन सिस्टम के नाम से जानते हैं और इसमें बोल रहा है डिपो में कंडक्ट नहीं होगा ऑपरेशन। तो दोनों क्या एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है, बट दोनों साथ में सही कभी भी नहीं होगा, ठीक है। हमने सिर्फ इसमें लॉजिक लगाया है। ये ऐसा क्वेश्चन था कि हम ऐसा नहीं कि हमको याद हो अन्न दर्पण प्रोजेक्ट के बारे में। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है,
हमने जो स्कीम वाली एक थीम बनाई थी उसी थीम में हम अन्य दर्पण प्रोजेक्ट को भी रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर फिजिक्स का क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज। अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन है स्किप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज देवनी मोरी स्तूपा सिचुएटेड। ठीक है, अगर देवनी मोरी स्तूपा अगर छत्तीसगढ़ में होता तो हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पढ़े होते, तो मतलब छत्तीसगढ़ क्या है, आंसर नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शंस बच रहे हैं आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, अगर आपको पता है, अगर आपने करंट अफेयर्स में कहीं भी पढ़ा है, अगर आपको थोड़ा भी रिकॉल हो रहा है तो आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, नहीं तो ये क्वेश्चन को स्किप करिए। इसका आंसर क्या है, गुजरात। देवनी मोरी जो स्तूपा है ये करंट अफेयर्स में न्यूज में था, ठीक है। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है पीएम आशा स्कीम इज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ विमेन, डिसेबल्ड, फार्मर, स्टूडेंट। ये स्कीम किससे रिलेटेड है, फार्मर से। स्कीम्स वाले थीम में हमने अभी तक 3 क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्कीम्स वाला थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब ऑफ मिडिल इंडियन रीजन। मिडिल इंडियन रीजन कौन सा होगा, सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वाले जो रीजन है मतलब किस में आएंगे, मिडिल इंडियन रीजन में आएंगे। तो बैगास क्या है, हम छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में है बैगास ट्राइब जो है, ठीक है। फिर मुरिया ट्राइब भी हम छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं, खारिया ट्राइब भी हम छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं, जो कादर ट्राइब है ये हम छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, कादर, ठीक है। इससे हमको थीम क्या मिल गया है, ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये क्वेश्चन को भी विलोपित कर दिया गया था, लेकिन हम फिर भी एक बार देख लेते हैं कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मैग्नेट से बहुत वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम को अगर आप मैग्नेट के सामने रखेंगे तो वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा जितना ज्यादा एक आयरन का पीस अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल क्या है, आयरन। अगर आप आयरन को एक मैग्नेट के सामने रखते हैं तो बहुत स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। और एक सब्सटेंस होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेट के सामने। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गोल्ड को एक मैग्नेट के सामने रखोगे तो मैग्नेट क्या करेगा, इसको वीकली रिपेल करेगा, मतलब इसको दूर भेजेगा अपने से। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आई होप आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्लियर है। अगर आपको कोर साइंस के क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम के लिए, अगर आपने कोर साइंस नहीं पढ़ी है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप करके आगे बढ़िए, बिकॉज इन क्वेश्चन से आपके सिर्फ नेगेटिव मार्किंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द 2 great leaders of the revolution of 1857 who escaped to Nepal। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जब 1857 का आप रिवॉल्ट पढ़ते हैं उस टाइम पे आप पढ़ते हैं कि नाना साहेब और बेगम हजरत महल जो है ये दोनों जो एस्केप करके नेपाल चले गए थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको गलत करना ही नहीं है। इसका थीम क्या है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो अब आगे हम प्रेडिक्ट क्या कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्या है। इसके बाद जो भी एक्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर के आई थी, जितने भी एक्ट्स लेके आई थी वो सारे एक्ट्स को आपको थोरोली पढ़ना है, एक एक डिटेल को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार और बनास कल्चर वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच कल्चर। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, चालकोलिथिक कल्चर के बारे में पढ़ा है तो आपको ये बेसिक सोर्सेज में मिल जाएगा कि हड़प्पन कल्चर के कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। और ऐसे कौन कौन से कल्चर थे, जैसे कि मालवा कल्चर, जोरवे कल्चर। तो आपको क्या करना है, इससे आपको एक थीम मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आपको एक सेकंड थीम मिल रही है चालकोलिथिक कल्चर, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है और चालकोलिथिक कल्चर में और जो छोटे छोटे और कल्चर्स हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, जैसे कि मालवा कल्चर, जोरवे कल्चर। प्लस पॉटरीज जो पेंटेड ग्रे वेयर थी, ऐसी पॉटरीज के बारे में भी आप साथ में पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर किसी को आता होता है। इससे हमको क्या समझना है, हमको जो प्रेसिडेंट की लिस्ट है कि अभी तक कौन कौन हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट है, ये सब हमको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 हेल्ड एट कुआलालंपुर
consider the following statements. It was the 11th Asia Pacific Deaf Games. India received 5th rank in it. India team bagged 8 gold, 18 silver, 29 bronze medal in it. India did not participated in these games. सबसे पहले तो बता दिया कि ये 11th था, 5th रैंक इंडिया ने रिसीव की है, इंडिया को इतने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल्स मिले हैं, फिर बोल रहा है इंडिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो अगर इंडिया को इतने सारे मेडल स्पेसिफिकली मिले हैं तो इंडिया पार्टिसिपेट कैसे नहीं किया होगा? तो ऑप्शन डी तो हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन डी कहाँ है? सिर्फ डी में था, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है? देखो सारे जो ऑप्शंस हैं ये दो वाले हैं, मतलब कि कोई 2 स्टेटमेंट्स ही इन तीनों में सही है और कोई एक स्टेटमेंट गलत है। एग्जाम में भी आपको यही सोचना है, आपको ऑप्शंस पे फोकस करना है, उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत हो सकता है। स्पेसिफिकली दिया है कि गोल्ड था, सिल्वर था, ब्रॉन्ज था, तो लाइकली है कि ये गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसको सही मानते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बच रहे हैं? बी और सी। ठीक है, फिर देखते हैं। इट वॉज 11th एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स। अगर आपने करंट अफेयर्स में कहीं भी पढ़ा हो एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए था कि ये 10th था, ना कि 11th एशिया पैसिफिक गेम्स था। तो इससे क्या होता है, हमारा ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच रहा है? ऑप्शन बी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? बी और सी दोनों क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप इन तीनों में से एक ऑप्शन पे भी टिक करके आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास 75% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप मार्क करके लास्ट के लिए रख सकते हैं। लास्ट में जब अगर आपके पास टाइम हो तो ऐसे क्वेश्चंस को तब अटेम्प्ट करना। आगे बढ़ते हैं। अ मिनिस्टर who for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall cease to be a minister after the expiry of this period. This is mentioned in which article of the constitution? आपको सारे आर्टिकल्स जो भी पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड हैं, सब कुछ आपको फिंगर टिप्स में याद होना चाहिए। तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 5। हम इसमें थीम्स क्या रखेंगे? आर्टिकल्स, और स्पेसिफिकली किसका? मिनिस्टर्स का। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि आर्टिकल 75 क्लॉज सब क्लॉज 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स इन इकोसिस्टम आर, क्या होते हैं ग्रीन प्लांट्स? प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, बेसिक इकोसिस्टम के बारे में। तो हम इसमें थीम क्या रखेंगे? अपना इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following travelers visited the court of Vijayanagar ruler Devraya II as Persian ambassador? विजयनगर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थीम हमेशा से रहा है। आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो एम्बेसडर था, पर्शियन एम्बेसडर, वो कौन था? अब्दुल रजाक। ठीक है, अगर आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप NCERT क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 एंड इंपीरियल कैपिटल पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम थीम क्या लिखेंगे? विजयनगर एम्पायर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू स्पीड अप द कंप्यूटर प्रोसेसिंग? ठीक है, सपोज एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये बोल रहा है स्पीड अप करने के लिए कंप्यूटर प्रोसेसिंग को। कैश मेमोरी, अगर आपने अभी बहुत बार फोन में अपने कैश मेमोरी जो है वो क्लियर किया होगा, बिकॉज आपको स्पीड करना होता है अपना फोन या फिर स्पेस बनानी होती है। तो इसका आंसर हम क्या लेंगे? कैश मेमोरी। ठीक है, रैम और रोम क्या होते हैं? ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें से टेम्पररी मेमोरी कौन सी होती है, परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है, ये सब के बारे में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पीक्स इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया? ठीक है, मतलब इसका एक और थीम हमको क्या मिल गया? माउंटेन। एक और क्वेश्चन हमने देखा था माउंटेन के बारे में, जो नीलगिरी हिल्स जिसका आंसर था, और ये क्वेश्चन भी किस पे है? माउंटेन पे। मतलब आपको माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, इनकी मैपिंग आनी चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है? कामेट, धौलागिरी, नामचा बारवा और नंगा पर्वत। ठीक है, आपने सुना होगा हिमालय का जो ईस्टर्न मोस्ट और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन कौन सा है? जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है नामचा बारवा, और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? नंगा पर्वत। ठीक है, जो धौलागिरी है ये सिचुएटेड है नेपाल में। तो इसका आंसर क्या होगा? धौलागिरी। ठीक है, आपको माउंटेन्स जो है उनकी मैपिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज कंपोजिशन इज नाट्य शास्त्र? ये भी बेसिक क्वेश्चन है। नाट्य शास्त्र किसने लिखी थी? भरत मुनि ने। बाकी जो विश्वनाथ, भामा,
भावभूति, इनके भी जो बुक्स हैं या इनके भी जो कंपोजिशंस हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है, आपको याद करना है। वैसे ही कालिदास की भी कंपोजिशंस जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। ऑन द बेसिस ऑफ चेलिया कमेटी रिकमेंडेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड रिफॉर्म्स वेर इनिशिएटेड। इसका आंसर क्या है? टैक्स पॉलिसी। बाकी जो ये पॉलिसीज हैं, इनसे रिलेटेड जितनी भी कमिटीज हैं और उनके रिकमेंडेशंस आपको पढ़ना है। वैसे ही इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड कमिटीज, पंचायती राज से रिलेटेड जितनी कमिटीज हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जितनी भी कमिटीज हैं प्लस उनके क्या क्या रिकमेंडेशंस थे और उनको किस चीज के लिए लाया गया था, कौन सी पॉलिसी के लिए, कौन से रिफॉर्म के लिए लाया गया था। ठीक है, तो हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे, देखो 25 क्वेश्चंस में से अगर हम देखें बेसिक क्वेश्चंस कितने थे, 9 क्वेश्चंस ऐसे थे 25 में से जो बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स थे, मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस थे, जो बेसिक क्वेश्चंस थे, जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट में होते ही हैं। और आप इन 9 क्वेश्चंस को गलत बिल्कुल भी नहीं कर सकते एग्जाम में। इन 9 क्वेश्चंस से ही आपको 18 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो सिंपल क्वेश्चंस थे या जहाँ पे भी लॉजिक लग रहा था वो तो मैंने आपको हर चीज़ बताया है। मैंने आपको थीम्स भी लिखाया है हर क्वेश्चन के हिसाब से। अब आपको क्या करना है, इन थीम्स को प्रिपेयर करना है और जब आप रिवाइज करेंगे तो सबसे पहले इन थीम्स को रिवाइज करेंगे। तो फिर हम ये वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 26 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।